Good morning, students. In this part of the structure and bonding, we will discuss about the hyperconjugation and the resonance. In the previous part, we have already discussed about the inductive effect, their applications, and the electromagnetic effect. Now we will brief about the hyperconjugation and the resonance. तो सबसे पहले हम हाइपरकंजुगेशन के बारे में देखेंगे कि हाइपरकंजुगेशन प्रोसेस क्या है। देखो नाम से पता चल रहा है जैसे कंजुगेशन कंजुगेशन का मतलब कुछ कोई चीज ऐसी है जो अल्टरनेटिवली प्रेजेंट होगी लेकिन विद सम कंडीशंस। तो उन कंडीशन के बेसिस के ऊपर हम इसकी डेफिनेशन को देखेंगे। तो हाइपर कंजुगेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है, ये कब चलती है जब आपके पास कोई ना कोई एटम हो जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। देखो हम आपके सामने देखो यहाँ पे ड्रा करके दिखाते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक ऐसा कार्बन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो आप पहले से जानते हैं कि वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। एक ऐसा कार्बन है जिसके ऊपर देखो अकेला ओड इलेक्ट्रॉन है, तो वो भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा आपका। कार्बन के पॉजिटिव चार्ज कब आता है? जब उसका कोई ना कोई बॉन्ड ब्रेक हो गया हो। तो देखो 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड एंड 3 बॉन्ड्स हमने देखो शो कर दिए, 1 2 3। और कार्बन के पास ये अकेला इलेक्ट्रॉन हमने दिखा दिया 1 बॉन्ड ब्रेकेज के बाद। मींस ऊपर कार्बोकेटायन है, नीचे हमारे पास फ्री रेडिकल है। तो ये जो कार्बन है इसके देखो चारों तरफ आपको 3 सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। और हाइब्रिड स्टेट जब आप निकालते हैं तो उसका फार्मूला क्या होता है? हाइब्रिड स्टेट इज इक्वल टू सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो इस कार्बन के ऊपर कोई लोन पेयर तो है नहीं, तो सिग्मा बॉन्ड 3 हो गए, 3 प्लस 0 इज इक्वल टू 3। तो बोलो आंसर क्या आ गया आपका? sp2। तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है। तो कंडीशन क्या है हाइपर कंजुगेशन प्रोसेस की? द प्रोसेस विच टेक्स प्लेस व्हेन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम इज अटैच्ड विद, देखो आगे हमने एक कार्बन और लिया, इस कार्बन के ऊपर देखो मान लीजिए हमने सिर्फ HH ही लगा दिए। तो अभी इस कार्बन के बॉन्ड गिने चारों तरफ कितने? 4 हैं, देखो 1 2 3 एंड 4। और चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड है। तो ये जो कार्बन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन बोलो क्या हो जाएगी? इसकी हो जाएगी sp3। क्यों? क्योंकि सिग्मा बॉन्ड तो बोलो कितने इसमें? 4, लोन पेयर कोई है नहीं, तो 4 4 का मतलब sp3। फिर हम ऐसा क्यों कहते हैं कि sp3? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो s सब शेल होती है उसके अंदर एक ही ऑर्बिटल होते हैं, तो एक ही s यूज कर सकते हैं, आप एक से ज्यादा s यूज नहीं कर सकते। पी जो होता है, पी के अंदर आपके 3 ऑर्बिटल होते हैं, बाद में जो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होंगे वो 3 ऑर्बिटल होंगे। देखो पी के 3 हो गए, sp4 भी आप कभी नहीं कह सकते क्योंकि मैक्सिमम पी सब शेल के अंदर 3 ही ऑर्बिटल होते हैं। तो इस तरीके से आप इन चीजों को ध्यान रखते हैं। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3। क्लियर हो गया? तो मीन्स ये जो कंपाउंड आपको दिखाई दिया इसके अंदर अब हाइपर हाइपर कंजुगेशन की प्रोसेस चल सकती है। क्यों चल सकती है? क्योंकि इसके अंदर एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम हो गया, देखो ये। और ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम किससे अटैच है? इज अटैच्ड विद sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम व्हिच कंटेन एट लीस्ट 1 H एटम। और इस sp3 वाले के ऊपर कम से कम एक H होना चाहिए, बल्कि यहाँ पे तो 3 3 H है। तो हाइपर कंजुगेशन की प्रोसेस चल जाएगी। So the process which takes place when sp2 hybridized carbon atom is attached to the sp3 hybridized carbon atom having at least 1 H atom is called the hyperconjugation। आप नीचे फ्री रेडिकल के केस में भी देख सकते हैं कि ये जो कार्बन है इसके उसी बेसिस के ऊपर देखो हमने देखा तो हाइब्रिड स्टेट तो देखो 3 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3। तो 3 से sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ गई। आगे इसी टाइप से अगर हम यहाँ पे एक कार्बन अटैच CH3 ग्रुप फॉर एग्जांपल हम अटैच करके दिखा देते हैं, तो ये कौन सा कार्बन हो गया बोलो यहाँ पे? ये आपका sp3 कार्बन हो गया। देखो उसी टाइप से जैसे अभी हमने ऊपर आपको समझाया था। तो कार्बोकेटायन हुए चाहे आपके फ्री रेडिकल हुए, दोनों के अंदर हाइपर कंजुगेशन की प्रोसेस चल सकती है ऑन दैट बेसिस, जैसे अभी आपको बताया गया। क्लियर हो गया? तो डेफिनेशन बोलो क्या बनी आपकी हाइपर कंजुगेशन की? कि द प्रोसेस व्हिच टेक्स प्लेस व्हेन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम इज attached to a sp2 hybridized carbon atom attached to sp3 hybridized carbon atom which contain further at least 1 H atom, तो आपकी हाइपर कंजुगेशन की प्रोसेस से चल जाएगी। तो देखो हमने ये दिखाया यहाँ पे प्राइमरी कार्बोकेटायन हमने ले लिया कि वो कार्बन जिसके ऊपर देखो पॉजिटिव चार्ज है, वो कार्बन जिसपे पॉजिटिव चार्ज है उससे एक ही R ग्रुप अटैच है। देखो एक CH3 हमने दिखा रखा है। तो ये कार्बन जिसपे पॉजिटिव चार्ज अभी आपको बताया गया, ये जो फार्मूला हाइब्रिड स्टेट का सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर के बेसिस पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 आ गई। जिस नेक्स्ट कार्बन से देखो ये अटैच है, ये एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है। अब इसमें होता क्या है?
देखो वो कार्बन जिसके ऊपर देखो पॉजिटिव चार्ज है, इसको तो अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए ये एडजेसेंट कार्बन एटम से इलेक्ट्रॉन लेगा ही। लेकिन एडजेसेंट कार्बन एटम अपने इलेक्ट्रॉन कैसे दे? ये क्या करेगा कि इसके पास जो H अटैच है, वो जो 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, दोनों इलेक्ट्रॉन की बोलो यहाँ पे हमने क्या कर दी, शिफ्टिंग कर दी। देखो दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, तो यहाँ पे बोलो क्या बन गया आपके, ये आपके डबल बॉन्ड बन गया 2 इलेक्ट्रॉन आने से। तो ये जो एक कार्बन है, और इस कार्बन को अगर मैं HA कह दूं, तो इस HA वाला जो कार्बन है इसके ऊपर कैसा बॉन्ड आ गया बोलो, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि बीच का बॉन्ड तो बचा नहीं, बीच का बॉन्ड तो यहाँ पे बचा नहीं, एंड सो ऑन। ये प्रोसेस हम कंटिन्यूटी में ऐसे चलाते रहते हैं, फिर ये नेक्स्ट के साथ ऐसा हो जाए। तो अब ये जो दूसरा, अगर हम इसको H भी कह दें, तो अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और H और कार्बन और HA के बीच में आपके दोबारा से बॉन्ड बन जाएगा। तो इट मींस आपने देखा डिस्पर्सल ऑफ पॉजिटिव चार्ज हो रहा है पीछे, जैसे हमने पढ़ा था। आगे इसकी एप्लीकेशन देखेंगे हम कि व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन। तो नेक्स्ट आप देखिए फ्री रेडिकल के अंदर ये ऐसे, तो आपके यहाँ पे हमने फुल एरो दिखाया था मूवमेंट में कार्बोकेटाइन में, क्योंकि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, वहां पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के ऊपर, यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड जो कार्बन एटम है उसके पास ओड इलेक्ट्रॉन है। तो इट मीन जो 2 इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड कार्बन और H के बीच के बॉन्ड के, आउट ऑफ दीज 2 इलेक्ट्रॉन वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन गेट शिफ्टेड टुवर्ड द फ्री रेडिकल कार्बन एटम, जो sp2 वाला कार्बन एटम उसकी तरफ। तो एक इलेक्ट्रॉन तो देखो ये जो फ्री रेडिकल वाला ये आ गया, देखो यहाँ से एक उधर से आ गया, तो देखो डबल बॉन्ड आपका बन गया दोबारा से यहाँ पे। और कार्बन और एक जो H एटम है उसके बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, तो वो फ्री रेडिकल की फॉर्म में प्रेजेंट है, H फ्री रेडिकल। तो आपने देखा कि यहाँ पे ये जो प्रोसेस है ये कब चल पाई, इस प्रोसेस के दौरान जो डिस्पर्सल ऑफ चार्ज हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज या ओड इलेक्ट्रॉन का डिस्पर्सल हो रहा है, वो क्यों हो पा रहा है, विद दीज कंडीशन। कंडीशन क्या थी कि हाइपर कंजुगेशन इज द प्रोसेस व्हिच टेक्स प्लेस व्हेन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, देखो दोनों जगह है, कार्बोकेटाइन में भी sp2 है, फ्री रेडिकल के अंदर भी देखो sp2 है। व्हेन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम इज अटैच्ड टू द sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम व्हिच कंटेन एट लीस्ट 1 H एटम, और उस sp3 वाले के ऊपर कम से कम एक H होना जरूरी। आपने देखा कि ऐसा क्यों, अगर उसके इस कार्बन sp3 वाले कार्बन के पास H नहीं होता, तो जो हम ये फर्दर डबल बॉन्ड बना रहे हैं इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग के द्वारा, तो ये बॉन्ड बन ही नहीं पाता, मींस ये प्रोसेस चल ही नहीं पाती। इसलिए sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के ऊपर कम से कम एक H का होना जरूरी है। और आपने देखा इस प्रोसेस के दौरान क्या हुआ है, जो ये कार्बन एटम है, जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम का जो अनहाइब्रिड जो ऑर्बिटल है, क्योंकि आप पहले सीख चुके होते हैं कि आपके जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं वही पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ पे आपके दोबारा से साइडवेज ओवरलैपिंग होके और आपकी फर्दर प्रोसेस चल जाती है। तो जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के, वो ओवरलैप किसके साथ करते हैं, फील्ड ऑर्बिटल ऑफ द sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। यानी जो ओवरलैपिंग हुई है यहाँ पे, ये जो पाई बॉन्ड जो बना है ये किस टाइप से बना है, ये कुछ इस तरह से बना कि ये जो कार्बन एटम था इसके, देखो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे दोनों के दोनों हमने शिफ्ट किए, देखो H तो यहाँ से देखो हट गया, ये यहाँ से इसने अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। तो ये ऑर्बिटल जो है ये हवा में तो है नहीं, दीज आर प्रेजेंट इन द, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के अंदर ही तो है। तो यही हमने कहा है कि द फील्ड ऑर्बिटल ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, जो ये कार्बन एटम है इसके जो इलेक्ट्रॉन है ये ऑर्बिटल के अंदर है। और ऐसे ही यहाँ पे जो ये ऑर्बिटल जब आएगा यहाँ पे, देखो ये कार्बन और ये कार्बन जब H हट जाएगा यहाँ से, और ये जो इलेक्ट्रॉन दोनों के दोनों, देखो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे इस कार्बन के पास H के हटने के बाद, जिसे H हमने कहा था। और ये साथ वाला देखो जो ये कार्बन है जिससे CH2 कह रहे हैं, इसके अंदर 3 बॉन्ड है, तो इसके पास अभी एक ऑर्बिटल अभी खाली है। कौन सा, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। अनहाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप एज सच हमें दिखानी पड़ती है, देखो। तो इनके बीच क्या होगा बोलो, इनके बीच क्या हो जाएगी बोलो, यहाँ पे ओवरलैपिंग हो जाएगी। और इस तरह से जो ओवरलैपिंग अब हुई है, इसी ओवरलैपिंग से देखो यहाँ पे ये आगे जाके डबल बॉन्ड बन गया है। क्लियर हो गया। तो ये हमने यहाँ पे लिख रखा था कि जो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कैसे होती है, या आप इनऑर्गेनिक में अच्छे से पढ़ चुके होते हैं। और ड्यूरिंग दैट प्रोसेस देयर इज वन H एटम विच फॉर्म्स नो बॉन्ड, एक H एटम ऐसा है, चाहे आप कार्बोकेटाइन के केस में देखें उसका, देखो जब ये प्रोसेस चलती है तो देखो ये Ha पॉजिटिव जो हमने लिख रखा है, इसने देखो अब कोई बॉन्ड नहीं बना रखा। ऐसे ही फ्री रेडिकल के केस में देखिए, ये जो H फ्री रेडिकल दिखा रखा है, इसने कार्बन के साथ कोई भी बॉन्ड नहीं बना रखा। So during that hyperconjugation process, there is one H atom which forms no bond with the carbon atom. So that process is called the no bond resonance. So the hyperconjugation is called the no bond resonance because in different hyperconjugated structure there is one H atom which forms no bond with the carbon atom. इसलिए इसको no bond resonance भी कह देते हैं। और जो hyperconjugation process है, it is given by the Baker and the Nathan. So it is also called as the Baker-Nathan effect.
और जितना ज्यादा डिस्पर्सल होगा, पहले हम इंडक्टिव फैक्ट के बेसिस पे हमने एक्सप्लेन किया था कार्बोकेटाइन के अंदर डिस्पर्सल का, तो यहाँ पे भी ऐसा ही होगा कि मोर द डिस्पर्सल ऑफ द चार्ज मोर विल बी द स्टेबिलिटी। तो जैसे जैसे ये हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर बनेगी, जैसे मैंने आपको बताया प्राइमरी कार्बोकेटाइन के केस में देखे, पहले पॉजिटिव चार्ज देखो कार्बन के ऊपर था, उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हुई तो पॉजिटिव चार्ज देखो एक H के ऊपर आ गया, HA जिसे हमने कहा था, देखो ये HA कहा था। उसके बाद जो नेक्स्ट HB वाला है वो अपने इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा, तो जिसकी वजह से अब की बार पॉजिटिव चार्ज HB पे आ जाएगा, फिर HC पे आ जाएगा। मींस मोर द नंबर ऑफ द हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर मोर विल द डिस्पर्सल ऑफ चार्ज मींस, तो मोर द डिस्पर्सल मोर द स्टेबिलिटी, उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी। आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। तो ये था हाइपर कंजुगेशन के बारे में। तो द नंबर ऑफ द हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर किस पे डिपेंड करती है, द नंबर ऑफ द H एटम अटैच्ड टू द sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। ये कितनी बनेगी हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर, ये जो देखो कार्बन है जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, अगर इस sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के ऊपर जहां पे ये हमने H लगा रखे, अगर ये H ना होते, यहाँ पे हम फर्दर CH3 लगा देते, तो क्या हाइपर कंजुगेशन प्रोसेस चलती? नहीं। हाइपर कंजुगेशन प्रोसेस तभी चलती है कि जब ये जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, इससे जो नेक्स्ट sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम जो अटैच है, इसके ऊपर H होने जरूरी है। जितने H होंगे उतनी ही ज्यादा हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर बनेंगी। तो मोर द नंबर ऑफ द हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर एंड मोर विल बी द स्टेबिलिटी। अब हम देखेंगे हाइपर कंजुगेशन की एप्लीकेशन। जैसे हम जो कार्बोकेटाइन और जो कार्बन आयन है, फ्री रेडिकल है, उनकी जो स्टेबिलिटी है वो हम पहले एक्सप्लेन कर चुके थे इंडक्टिव फैक्ट के बेसिस के ऊपर। लेकिन कई बार एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑर्डर अमंग द डिफरेंट कार्बोकेटाइंस प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी ऑन द बेस ऑफ हाइपर कंजुगेशन। तो फिर हमें हाइपर कंजुगेशन के बेसिस के ऊपर ही उसको एक्सप्लेन करना होगा। So the first application of the hyperconjugation is that this effect can be used to explain the stability order among the different carbonium ions, primary, secondary and the tertiary one. तो जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, हमें एक्सप्लेन वही करना होगा कि मोर द डिस्पर्सल ऑफ द चार्ज मोर विल बी द स्टेबिलिटी। अगर हम प्राइमरी कार्बोकेटाइन लेते हैं, जैसे आपके सामने स्ट्रक्चर ये आ गई, तो इसमें आप देखिए जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है वो बोलो किससे अटैच है, एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ये sp3 से अटैच है, और sp3 के ऊपर बोलो कितने H हैं, 3H हैं। तो ये जो 3H हैं, अगर हम इनके नाम रख दें, क्या नाम रख दें हम, एक का नाम HA रख दें, दूसरे का नाम HB रख दें, और थर्ड का नाम HC रख दें, तो क्या होगा। तो सबसे पहले जब हमारी ये इलेक्ट्रॉन की देखो हमने जो मूवमेंट दिखाई यहाँ पे, कार्बन और H के बीच के दोनों इलेक्ट्रॉन इधर हमने आगे शिफ्ट किए, तो देखो ये डबल बॉन्ड बन गया HA के ऊपर, बोलो कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो हो गया ना पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्सल, तो ये फर्स्ट हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर बन गई। अगर ऐसे ही अगर हम फर्दर मूवमेंट दिखाएं तो क्या होगा, अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स अगर हम आगे शिफ्ट कर देते जिसे हम HB कह रहे हैं, तो अब क्या होगा। तो देखो ये C डबल बॉन्ड जो CH2 था ये तो SH है, और ये जो HP है इसके बॉन्ड चले गए हैं, तो HB के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और जो इलेक्ट्रॉन आगे कहाँ पे चले गए, यहाँ पे HA की तरफ चले गए, देखो यहाँ पे जिसे हम HA कह रहे थे। तो HA ने बोलो क्या कर लिया, दोबारा से बॉन्ड बन गया कार्बन और HA के बीच में, और HC हमारा SH है, तो ये सेकंड हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर बन गई। एंड सो ऑन अगर हम फर्दर भी दिखाएं तो अब की बार क्या होगा, कार्बन और HC के बीच में जो इलेक्ट्रॉन है देखो इनकी शिफ्टिंग हो जाएगी यहाँ पे HB की तरफ। तो जो आपके यहाँ पे HB था, अब HB के साथ देखो ये दोबारा से बॉन्ड बन गया यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन आने की वजह से। ऊपर HA तो था ही, अब की बार देखो HC के साथ कोई बॉन्ड नहीं बनेगा क्योंकि HC के दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो चुके थे, तो HC के ऊपर बोलो कैसा चार्ज आ जाएगा, अब की बार पॉजिटिव चार्ज। तो देखो ये फर्स्ट स्ट्रक्चर बनी, ये सेकंड स्ट्रक्चर बनी, ये थर्ड स्ट्रक्चर बनी। इन तीन स्ट्रक्चर में बोलो पॉजिटिव चार्ज पहले किसके ऊपर था, बोलो पहले कार्बन के ऊपर था, वो फिर किस पे आया, HA के ऊपर, उसके बाद किस पे आया, HB के ऊपर, फिर किस पे आ गया, HC के ऊपर आ गया। तो टोटल कितनी हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर बनी, बोलो 3 हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बन गई। एक तो वो खुद है, पहला कार्बोकेटाइन था, उसके बाद 3 और बन गई। क्यों बनी 3, क्योंकि जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है इसके ऊपर 3H अटैच है, देखो HA HB और HC, तो इसलिए 3 हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बन गई हैं प्राइमरी कार्बोकेटाइन के अंदर। अगर हम ऐसे ही सेकेंडरी कार्बोकेटाइन में देखेंगे तो उसमें क्या होगा, देखो ये कार्बन जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, इसमें जो CH3 ग्रुप है देखो दो साइड में अटैच है, ये रहा CH3 और ये भी तो देखो CH3 ही है। तो ये जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है हमारा सेकेंडरी कार्बोकेटाइन के अंदर, ये दो साइड में ये जो कार्बन है बोलो ये कौन है, बोलो sp3, और इधर भी बोलो जिससे ये अटैच है, बोलो ये कौन है, ये आपका sp3। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम दो दो sp3 कार्बन एटम से अटैच है, और उनके ऊपर कितने H हैं देखो,
इस कार्बन के ऊपर बोले sp3 वाले पे कितने हैं, देखो 3H है तो 3 हो गया, दूसरे पे भी 3 है तो बोलो 3 हो गया। तो टोटल कितनी हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर बनेगी, टोटल 6। कैसे इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है वो हम आपको ऊपर पहले ही बता चुके हैं। तो जो आपका सेकेंडरी कार्बोकेटायन है उसके अंदर टोटल 6 हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर बनेंगे, मींस वहां पे डिस्पर्सल ऑफ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा। दोनों जो CH3 ग्रुप है उनके ऊपर 3-3 H लगे हुए हैं, सभी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज 1 बाय 1 डिस्पर्स होता रहेगा। जैसे प्राइमरी कार्बोकेटायन में दिखाया, पहले पॉजिटिव चार्ज HA पे आया, फिर HB पे, HC के ऊपर एंड सो ऑन, ऐसे ही सेकेंडरी कार्बोकेटायन के अंदर ज्यादा डिस्पर्सल हो जाएगा। ऐसे टर्शरी कार्बोकेटायन देखें तो उसमें अब देखें वो कार्बन जिसके ऊपर देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, जो ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है, ये कितने R ग्रुप से अटैच है, देखो 3। देखो ये नीचे रहा CH3, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है। कैसे निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन वो आपको पहले बता चुके हैं। ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, जो इधर ये अटैच है ये भी आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम जिस sp3 से अटैच है उनके ऊपर हमें H गिनने हैं, तो H बोलो कितने हो गए, देखो 1 2 3 हो गए। नेक्स्ट वाले के ऊपर भी बोलो कितने हो गए, हमारे 3 हो गए। क्लियर हो गया। तो इस टाइप से हमारे पास जो टोटल हैं वो कितने हो गए, बोलो टोटल हमारे पास 9 आपके हो गए टोटल। तो 9 हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर यहाँ पे बन जाएंगी। तो हमने देखा कि मोर द डिस्पर्सल ऑफ द चार्ज मोर विल बी द स्टेबिलिटी। तो सबसे ज्यादा डिस्पर्सल ऑफ जो पॉजिटिव चार्ज हुआ है वो किस में हो रहा है, टर्शरी कार्बोकेटायन के अंदर, क्योंकि उसमें 9 हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर्स बन रही है एज कंपेयर टू द सेकेंडरी देन द प्राइमरी वन। तो अब देखो क्या लिखेंगे, ऑन मूविंग फ्रॉम द प्राइमरी कार्बोनियम आयन टू सेकेंडरी कार्बोनियम आयन टू टर्शरी कार्बोनियम आयन, द नंबर ऑफ द हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर्स इंक्रीजेस, यानी 3 है प्राइमरी में, सेकेंडरी में 6 है और टर्शरी कार्बोकेटायन में 9 हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर्स बन रही हैं, and thus the extent of dispersal of positive charge also increases. So the stability order also increases, and thus the stability order among these different carbonium ion will be tertiary carbonium ion is more stable than secondary than the primary carbonium ion. क्लियर हो गया। अब एक चीज जो है हमारी नेक्स्ट एप्लीकेशन जो इसके अंदर आएगी वो आएगी स्टेबिलिटी ऑर्डर हमें एक्सप्लेन करना है अमंग द डिफरेंट फ्री रेडिकल्स। तो वही बेसिक फैक्ट चलेगा, मोर द डिस्पर्सल ऑफ द चार्ज हो चाहे पॉजिटिव चार्ज हो, तो यहाँ पे हमारे चार्ज की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, बोलो यहाँ पे हमारे पास फ्री रेडिकल में क्या होता है, बोलो ओड इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये तो हमने बेसिक फैक्ट लिखा है। बेसिकली हम ये जानते हैं कि मोर द डिस्पर्सल ऑफ चार्ज पॉजिटिव चार्ज और द नेगेटिव चार्ज और द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और द ओड इलेक्ट्रॉन मोर विल बी द स्टेबिलिटी, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। अब हम देखते हैं हमारे फ्री रेडिकल के अंदर। सबसे पहले हमने लिया प्राइमरी फ्री रेडिकल। प्राइमरी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो कार्बन जिसके ऊपर ये फ्री रेडिकल ओड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो एक ही R ग्रुप से अटैच है, एक ही CH3 ग्रुप से अटैच है, यहाँ पे एक ही अल्काइल ग्रुप से अटैच है। तो प्राइमरी फ्री रेडिकल अगर 2 R ग्रुप से अटैच होता तो सेकेंडरी 3 से होता तो टर्शियरी फ्री रेडिकल होता। अब इसमें भी देखें तो ये जो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है ये जिस sp3 से अटैच है वहां पे देखो 3 H हमने दिखा रखे हैं, एक को HA कहेंगे, फिर नेक्स्ट को HB और HC। तो इनके बीच में जो 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन सेकंड इलेक्ट्रॉन, तो हाफ एरो से दिखा एक इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हुई, देखो हाफ एरो इधर से, तो 2 आपके ये डबल बॉन्ड बन गया। और अब जो HA है उसके ऊपर बोलो क्या आ गया, ओड इलेक्ट्रॉन आ गया। तो हो गया ना डिस्पर्सल ऑफ ओड इलेक्ट्रॉन। तो जो ओड इलेक्ट्रॉन पहले कार्बन के ऊपर था अब वो HA के ऊपर आ गया है। फर्दर अगर हम इसी टाइप से फर्दर आपके मूवमेंट दिखाएं तो अब की बार क्या होगा, देखो हाफ एरो जो 2 इलेक्ट्रॉन थे कार्बन और HB जो हमने शो कर रखा है यहाँ पे उसके बीच में, तो एक इलेक्ट्रॉन ऊपर जाने की वजह से क्या हो गया, बोलो C डबल बॉन्ड CH2। देखो ये तो हमारा H सच ही रहेगा और यहाँ पे जो HB था अब इसके पास देखो अपने खुद का एक इलेक्ट्रॉन बच गया बस, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जो कार्बन है उसने अपना लेके और HA के साथ आपकी म्यूचुअल शेयरिंग कर ली। देखो ये HA के साथ देखो ये दोबारा से बॉन्ड बन गया और ये HC देखो नीचे अटैच है, तो हो गया ना डिस्पर्सल ऑफ ओड इलेक्ट्रॉन। तो जो ओड इलेक्ट्रॉन पहले किसके ऊपर था, कार्बन के ऊपर, फिर HA पे आया, अब HB के ऊपर आ गया। फर्दर अगर हम देखेंगे इसी टाइप से मूवमेंट तो कार्बन और HC के बीच में जो इलेक्ट्रॉन है फिर ओड इलेक्ट्रॉन की देखो मूवमेंट हुई, हाफ एरो से हम शो करेंगे। तो जिसकी वजह से अब की बार जो नया बॉन्ड बनेगा वो किसके बीच में बन जाएगा, नाउ द न्यू बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड इन बिटवीन द कार्बन एंड द HB। देखो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है दूसरा HB का है, तो ये नया बॉन्ड बन गया। और जो HC है उसके पास अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन बच गया और ये HA को हमने देखो HH दिखा दिया। तो हमने देखा ओड इलेक्ट्रॉन का देखो डिस्पर्सल हुआ है, जो ओड इलेक्ट्रॉन पहले कार्बन के पास था फिर HA के पास आ गया, फिर HB के पास, फिर HC के पास। तो टोटल 3 हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर्स बन गए यहाँ पे प्राइमरी फ्री रेडिकल के अंदर, लाइक दैट इन केस ऑफ द प्राइमरी कार्बोकेटायन जो हमने डिस्कस किया था।
अगर हम देखेंगे ऐसे ही सेकेंडरी फ्री रेडिकल के अंदर, तो सेकेंडरी फ्री रेडिकल के अंदर ये जो कार्बन है जिसके पास ओड इलेक्ट्रॉन जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, ये दो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अटैच है। ये sp3, ये sp3। अब sp3 के ऊपर हमें H काउंट करने होते हैं, तो टोटल कितने H है? इस CH3 के ऊपर देखो 3 और दूसरे वाले CH3 पे भी 3 है, टोटल 6 हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर बन जाएंगी। मूवमेंट ओड इलेक्ट्रॉन की ऐसी होगी जैसे कि हमने प्राइमरी फ्री रेडिकल में आपके सामने एक्सप्लेन किया। टर्शियरी के अंदर अगर आप देखेंगे टर्शियरी फ्री रेडिकल में, तो वो कार्बन जिसके पास ओड इलेक्ट्रॉन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये अटैच किन से है? तीन तीन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम देखो हो गए 1 2 एंड द ये थर्ड वन। तो इसलिए टोटल हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर कितनी बनेगी? एक CH3 में 3H है, तो आपके ये 3 हो गया। तो इस टाइप से आपके टोटल 9 हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर इसके अंदर बन जाएंगी। तो मोर द डिस्पर्सल ऑफ द ओड इलेक्ट्रॉन हियर, द मोर विल बी द स्टेबिलिटी। तो हम क्या करेंगे? ऑन मूविंग फ्रॉम प्राइमरी फ्री रेडिकल टू सेकेंडरी टू टर्शियरी फ्री रेडिकल, द नंबर ऑफ द हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर इंक्रीजेस। देखो 3 से 6 से 9 हो गई, and thus the extent of dispersal of odd electron also increases and the stability also increases. So the tertiary free radical is more stable than the secondary than the primary one. देखो एक चीज यहाँ पे आ जाती है हमारी कि अभी तक जो हमने एक्सप्लेन की है स्टेबिलिटी ऑर्डर, वो हमने कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल के बीच में एक्सप्लेन की है। कई बार स्टूडेंट ये पूछ लेते हैं कि सर ये बताएं कि हमें अगर हम ये जो कार्बोकेटायन फ्री रेडिकल की बजाय अगर हम कार्बेनाइन ले लेते तो क्या होता? देखो कार्बेनाइन ले लेते तो देखो ऐसा होता कि मान लीजिए वो कार्बन जिसके ऊपर देखो ये नेगेटिव चार्ज हमने दिखाया, और अगर ये एक ही कार्बन से अटैच होता देखो इस टाइप से, देखो ये हम दिखा देते हैं ऐसे, तो कंडीशन पूरी नहीं होती हाइपर कंजुगेशन में जो हमने लिख रखा था कि एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम का होना जरूरी है। देखो ये जो कार्बन है पहले वाला, इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके देखो 3 तो सिग्मा बॉन्ड हो गए, एक सिग्मा बॉन्ड तो ये हो गया, 2 H लगे हुए हैं तो 3 सिग्मा बॉन्ड। क्योंकि हाइब्रिड स्टेट निकालने का फार्मूला क्या होता है जो आपको पहले बताया गया था कि सिग्मा बॉन्ड प्लस में लोन पेयर, तो इस कार्बन के ऊपर तो एक लोन पेयर भी आ गया है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर, आंसर आ गया 4। तो 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन बोलो क्या हो गई? sp3। तो ये कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3, और नेक्स्ट भी sp3 है, ये आपका देखो चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड है इसके अंदर 1 2 3 एंड 4। तो यानी जो कंडीशन थी हाइपर कंजुगेशन की वो क्या थी कि व्हेन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम इज अटैच्ड विद द sp3 हाइब्रिडाइज कार्बोनेट, तो sp2 ही नहीं है। तो इस कंपाउंड के अंदर इसलिए हम कहते हैं कि हाइपर कंजुगेशन उस कंडीशन के बेसिस के ऊपर अब यहाँ पे इसके अंदर चल ही नहीं पाएगी। तो जब कभी आपके कोई क्वेश्चन आता है तो हम किसके बेसिस पे एक्सप्लेन करते हैं स्टेबिलिटी हाइपर कंजुगेशन को? जब हम यूज करते हैं तो या तो कार्बोकेटाइन यूज करते हैं या फ्री रेडिकल, हम कार्बोनाइन को यूज नहीं करते हैं, क्योंकि जो मेन कंडीशन है वही यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होती है कि एक sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम का होना जरूरी है। तो ये हमने देखी एप्लीकेशन। इसके बाद नेक्स्ट हमारी टर्म आ जाती है रेजोनेंस, और इसे हम मीजोमेरिज्म भी कहते हैं। तो रेजोनेंस क्या है? रेजोनेंस एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा ए मॉलिक्यूल इज रिप्रेजेंटेड इन मोर देन वन फॉर्म। मॉलिक्यूल को हम एक से ज्यादा फॉर्म्स के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम रेजोनेंस कहते हैं। जैसे बेंजीन है, बेंजीन के अंदर देखो ये साइक्लिक कंजुगेशन है, हम पहली टर्म्स में पढ़ा चुके हैं कंजुगेशन के बारे में। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं देखो, ये अगर आगे शिफ्ट हो जाएंगे तो कार्बन के ऊपर देखो पहले से इस कार्बन के 4 बॉन्ड ही थे, देखो 1 2 3 4 4 बॉन्ड पहले से थे। दोनों इलेक्ट्रॉन अगर शिफ्ट कर देंगे तो ये जो कार्बन है इसके अब 5 बॉन्ड हो जाएंगे, तो ये 5 बॉन्ड नहीं रखेगा, 4 करेगा। तो क्या करेगा? 1 बॉन्ड को ब्रेक करेगा। ब्रेक कौन सा होगा? जो वीक है। वीक कौन सा है? पाई बॉन्ड। इसलिए देखो पाई बॉन्ड की आगे शिफ्टिंग होगी यहाँ पे, सिग्मा बॉन्ड की नहीं। तो ऐसा करने से देखो ये जो कार्बन है इसके ऊपर देखो इसके पहले से 4 बॉन्ड थे, देखो 1 2 3 एंड 4। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, देखो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड यहाँ पे बनेगा, तो क्या हो जाएगा? 5 बॉन्ड हो जाएंगे। इसलिए इन इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग फर्दर आगे हमें करनी पड़ी, तो यहाँ पे जाके देखो ये डबल बॉन्ड बन गया। तो इस टाइप से आपके पाई जो इलेक्ट्रॉन है उनकी शिफ्टिंग हो गई है, तो एक जो स्ट्रक्चर है वो दूसरी स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो गई है। और क्योंकि कंटिन्यूअसली में अंडर मूवमेंट रहते हैं, तो बीच के जो पाई इलेक्ट्रॉन को हम बीच में ये जो सर्कल है इससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, जिसे हम रेजोनेंस हाइब्रिड, जो डिफरेंट ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन गए इनके बीच की जो स्ट्रक्चर होती है उसे हम रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। So how will you define the resonance? The process in which a one molecule is represented by more than one structure is called the resonance or the mesomerism. Next point आ जाता है जो सर्कल क्या है? The circle in the benzene ring represents the movement of the pi electron. जो pi electron move कर रहे थे ये उसी को represent करता है।
नेक्स्ट आ जाता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है। जो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर बनी है ड्यूरिंग दैट प्रोसेस ऑफ रेजोनेंस, इन्हें हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। सो द डिफरेंट स्ट्रक्चर व्हिच आर फॉर्म ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेजोनेंस आर कॉल्ड द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और द कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट आ जाता है रेजोनेंस हाइब्रिड क्या है। इन डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच की जो स्ट्रक्चर है उसको हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। तो द स्ट्रक्चर इन बिटवीन द डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द रेजोनेंस हाइब्रिड। नेक्स्ट आ जाता है इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी। देखो क्या होता है कि जितनी भी प्रॉपर्टी हैं किसी भी कंपाउंड की, फॉर एग्जांपल बेंजीन की, जब हम उसकी सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करते हैं तो उसकी सारी प्रॉपर्टी, मान लीजिए इसको हम पहले वाली को स्ट्रक्चर नंबर 1 कह देते हैं, सेकंड वाली को स्ट्रक्चर नंबर 2 कह देते हैं, क्योंकि इनमें जो पोजीशन है वो अलग अलग है, वैसे सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। तो मैं सारी की सारी ये नहीं, और भी जो डिफरेंट कंपाउंड है उनको भी इंक्लूड करके ये बातें कह रहे हैं कि देर आर सम मॉलिक्यूल, कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनकी सारी की सारी प्रॉपर्टी जो अकेली एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर जैसे 1 है, उसकी हेल्प से हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते। हमें उस कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए जो उसकी डिफरेंट स्ट्रक्चर है उनकी हेल्प लेनी पड़ती है। कुछ प्रॉपर्टी स्ट्रक्चर 1 से एक्सप्लेन हो पाती हैं, कुछ स्ट्रक्चर 2 से एक्सप्लेन हो पाती हैं, किसी और कंपाउंड में ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है 2 से भी ज्यादा बन सकती हैं। तो कुछ स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए स्ट्रक्चर नंबर 3 की हेल्प लेनी पड़ेगी मान लीजिए। तो इसीलिए हमें डिफरेंट स्ट्रक्चर ड्रा करनी पड़ती है। तो व्हाट इज द नीड ऑफ द रेजोनेंस, रेजोनेंस प्रोसेस चली ही क्यों, क्यों हमें इसको यूज करना पड़ा, because there are some molecules whose all the properties cannot be explained with the help of the single structure, so we have the need to take the help of more than one structure, so means the resonance process takes place। इसका मतलब resonance process हमें चलानी ही पड़ी, उसकी हेल्प लेनी ही पड़ी। नेक्स्ट आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है रेजोनेंस की। तो सबसे पहला पॉइंट ये आ जाता है कि रेजोनेंस प्रोसेस चलती कब है। तो रेजोनेंस जो प्रोसेस है इसके चलने के लिए जो मॉलिक्यूल उसका प्लेनर होना जरूरी है। मींस जिन दो एटम के बीच में आप इन्वॉल्वमेंट करेंगे रेजोनेंस की, वो उनका आपस में एक प्लेन में होना जरूरी है। अगर वो प्लेन में नहीं होंगे तो रेजोनेंस की प्रोसेस से नहीं चलेगी। सो द मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर। द सेंट्रल एटम शुड हैव sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्योंकि ने पढ़ा था कि जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन जब होती है तभी आपका जो मॉलिक्यूल होता है वो कैसा होता है, वो प्लेनर होता है। तो मॉलिक्यूल कैसा होना जरूरी है, प्लेनर होना जरूरी है। अब ये डिफरेंट आप एग्जांपल देखें, इनके अंदर देखो हाइपर कंजुगेशन हमने पहले पढ़ा था, उस कंजुगेशन के अंदर भी हमने पढ़ा था। तो कंजुगेशन ही तो इन्वॉल्व है रेजोनेंस के अंदर। तो देखो आपने पीछे पढ़ा था ना कंजुगेशन में कि वो प्रोसेस कब चलती है कंजुगेशन, जब कोई डबल बॉन्ड, देखो ये जो डबल बॉन्ड है, देखो हमने दिखाया, देखो बेंजीन रिंग का किसी एक डबल बॉन्ड को हम इंक्लूड कर लेते हैं। मान लीजिए ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, ये डबल बॉन्ड है, हर एक के अंदर देखो ये पहला डबल बॉन्ड हमने दिखाया, ये डबल बॉन्ड, इधर से ये डबल बॉन्ड हमने दिखा दिया, ठीक है, ये डबल बॉन्ड हमने शो कर दिया। व्हेन द डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट ऑल्टरनेटिवली, व्हेन डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट ऑल्टरनेटिवली इधर विद डबल बॉन्ड और विद ओड इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ पे, और विद लोन पेयर और विद नेगेटिव चार्ज और विद पॉजिटिव चार्ज। जब डबल बॉन्ड किसके साथ ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट हो, या तो डबल बॉन्ड के साथ ही, या ओड इलेक्ट्रॉन के साथ, या लोन पेयर के साथ, या नेगेटिव चार्ज के साथ, या पॉजिटिव चार्ज के साथ, तो ये जो डबल बॉन्ड है इसकी मूवमेंट हो जाएगी। यहाँ पे डबल बॉन्ड के अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है उनकी मूवमेंट हो जाएगी, और पाई इलेक्ट्रॉन्स की जब मूवमेंट हो जाएगी तो एक नई स्ट्रक्चर आ जाएगी, मीन्स वो नई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी, मीन्स रेजोनेंस की प्रोसेस चलेगी। लेकिन ऐसा होगा कब, ऐसा तभी होगा, देखो जो हम आपको एक डायग्राम बना के बताते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास ये बेंजीन रिंग था, और जो ये हमने दिखा रखा है ना, देखो यहाँ पे ये जो पाई बॉन्ड बनते हुए, देखो यहाँ पे ये देखो कैसे बना है। ये पाई बॉन्ड देखो कुछ इस टाइप से बना है बेंजीन रिंग के अंदर। देखो ये ऑर्बिटल हमने शो किया, ये ऑर्बिटल देखो हमने शो किया। देखो ये ऐसे साइडवेज ओवरलैपिंग हो रही है, ऐसे साइडवेज ओवरलैपिंग जब हुई है तभी ये पाई बॉन्ड बना है, देखो ये वाला। अब होगा क्या, अब ये जो ओड इलेक्ट्रॉन हमने दिखा रखा है ये कहाँ पे प्रेजेंट है, देखो ये ओड इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल जो हमने देखो ये दिखा रखा है, ये जो ओड इलेक्ट्रॉन देखो हमने दिखा रखा है ये भी एक ऑर्बिटल के अंदर ही प्रेजेंट है, देखो ऐसे। अगर ये जो दो ऑर्बिटल है, देखो ये वन ऑर्बिटल और ये जहां पे डबल बॉन्ड बनने वाला, देखो ये जो ऑर्बिटल है, ये दोनों अगर एक प्लेन में है तो देखो अब आगे क्या हो सकता है, मूवमेंट क्यों होगी, देखो वो तभी हो सकता है कि जब ये जो कार्बन है जिसके पास देखो ये ओड इलेक्ट्रॉन था, देखो हमने ये शो कर दिया यहाँ पे, देखो जिसके अंदर ये ओड इलेक्ट्रॉन था यहाँ पे, ठीक है। और ये जो दो इलेक्ट्रॉन थे देखो ये अलग अलग ऑर्बिटल के अंदर थे, म्यूचुअल शेयरिंग से ही जो बॉन्ड बना था, पाई बॉन्ड भी। तो क्या हुआ कि जो ये
कार्बन है, देखो ये वाला कार्बन जो ओवरलैपिंग पहले अपने राइट वाले देखो इसके साथ कर रहा था, अब इसके साथ ओवरलैपिंग छोड़ देगा, अपने इलेक्ट्रॉन की अब कहाँ पे करेगा, देखो इधर ये साइड से ओवरलैपिंग कर पाया। देखो ऐसे क्यों कर पाया, क्योंकि जो है दो ऑर्बिटल्स हैं ये एक दूसरे के सेम प्लेन के अंदर है, ये 90 डिग्री के ऊपर होते, एक प्लेन में नहीं होते, तो क्या ये ओवरलैपिंग हो पाती, ये ओवरलैपिंग बिल्कुल भी नहीं हो पाती। तो वही हमने लिखा है जो मोलिक्यूल है वो बोलो कैसा होना जरूरी है, प्लेनर होना जरूरी है। तो जो हम यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट दिखाना चाहते हैं, जो डिस्पर्सल दिखाना चाहते हैं, रेजोनेंस प्रोसेस दिखाना चाहते हैं, वो कैसे दिखाना चाहते हैं कि देखो जो ओड इलेक्ट्रॉन था पहले, देखो इस ऊपर वाले कार्बन के ऊपर था, देखो यहाँ पे था ना ओड इलेक्ट्रॉन। अब जब ये फर्दर मूवमेंट हमने दिखाई इलेक्ट्रॉन की, तो अब ओड इलेक्ट्रॉन, देखो अकेला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रह गया बेंजीन रिंग वाले कार्बन के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी ग्रुप लगा हुआ था उनके बीच में, उन ऑर्बिटल्स के बीच में देखो ओवरलैपिंग हो गई, तो हो गया ना डिस्पर्सल ऑफ ओड इलेक्ट्रॉन। वो जो ऊपर जो CH2 ग्रुप लगा हुआ था उसके ऊपर जो ओड इलेक्ट्रॉन था, अब ओड इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर ना होके बेंजीन वाले कार्बन के ऊपर अकेला इलेक्ट्रॉन बच गया, क्योंकि ये प्रोसेस चली जिसका नाम था रेजोनेंस। और ऐसा क्यों हो पाया, ऐसी ये साइडवेज ओवरलैपिंग क्यों हो पाई, वो इसलिए हो पाई क्योंकि ये जो ग्रुप लगा हुआ है और जो बेंजीन रिंग है, दे ऑल आर प्रेजेंट इन द सेम प्लेन। सो दैट इज द फर्स्ट कंडीशन, द मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर, means the central atom having the positive charge or lone pair electron or the odd electron should be in the same plane with the अदर स्ट्रक्चर, जो अदर फॉर्म है जो बेंजीन रिंग है उसके साथ वो एक ही प्लेन के अंदर होनी चाहिए। और ऐसा तभी होगा जब हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी, क्योंकि आप जानते हैं ये जो बेंजीन वाला कार्बन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन बोलो यहाँ पे क्या है, हर जगह sp2 ही है। क्यों है बोलो sp2, क्योंकि ये जो कार्बन है इसके देखो कितने बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड, ये दूसरा सिग्मा बॉन्ड, ऊपर भी सिग्मा, एक जो बचा हुआ है ये देखो ये यहाँ पे पाई है। तो हाइब्रिड स्टेट निकालते हैं तो क्या होता है उसके अंदर सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर देखते हैं, तो 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए, तो 3 सिग्मा का मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। क्लियर हो गया इतना। तो मोलिक्यूल बोलो कैसा होना जरूरी है, प्लेनर होना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि अगली कंडीशन, मोलिक्यूल शुड है, जैसे मैंने अभी बताया कि ये रेजोनेंस प्रोसेस चलती क्या, इसकी कंडीशन क्या है, हमने क्या बोला था, द डबल बॉन्ड मस्ट बी प्रेजेंट ऑल्टरनेटिवली, मस्ट बी प्रेजेंट इन कंजुगेशन, द डबल बॉन्ड मस्ट बी प्रेजेंट ऑल्टरनेटिवली विद द एटम हैविंग ओड इलेक्ट्रॉन और द लोन पेयर और द नेगेटिव चार्ज और द पॉजिटिव चार्ज। तो यही लिखा है कंडीशन में कि द मोलिक्यूल शुड हैव ए डबल बॉन्ड, मोलिक्यूल के अंदर एक ऐसा डबल बॉन्ड होना चाहिए जैसे बेंजीन रिंग के अंदर हमने दिखा दिया, और एन एटम और ए पॉजिटिव चार्ज और ए फ्री रेडिकल और द नेगेटिव चार्ज और द लोन पेयर which is present alternatively with respect to the multiple bond। अब कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि बच्चे पूछते हैं सर ये जो स्ट्रक्चर नंबर 1 है जो हमने मिथाइल बेंजीन दिखा रखी है इसमें क्या है, देखो इसमें ये 2b लोन पेयर है, 2b लोन पेयर का मतलब अगर ये H एटम यहाँ से देखो रिप्लेस हो जाए, ये चला ही जाए, देखो यहाँ से है ही नहीं, मान लीजिए मान ले ऐसे, उसको कहते हैं 2b लोन पेयर। अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन बच गए यहाँ पे, एक कार्बन का एक H का, इसको कहते हैं अब ये लोन पेयर की तरह करेंगे एक्ट। ये किसकी तरह एक्ट करेंगे बोलो, लोन पेयर की तरह, तो हो जाएंगे फिर ये रेजोनेंस के अंदर अंदर इन्वॉल्व, तो इसको कहते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की बजाय 2b लोन पेयर, जो लोन पेयर होने वाले हैं। तो ये कंडीशन थी आपकी रेजोनेंस की। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि रेजोनेंस के दौरान देखो हुआ क्या है, रेजोनेंस के दौरान जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो ओड इलेक्ट्रॉन होता है, या जो रेयरली जैसे पहला जो एग्जांपल लिया हमने एल्काइल ग्रुप, उसके अंदर ये 2b लोन पेयर बन गए हैं, जो सिग्मा बॉन्ड जो था, ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन H हटने के बाद ये भी लोन पेयर की तरह एक्ट करेंगे, तो 2b जो लोन पेयर हैं दे गेट इन्वॉल्व। तो रेजोनेंस प्रोसेस के दौरान इन इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है बोलो, इन्वॉल्वमेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, जो डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है, दे डिफर इन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन चेंज हो गई, जो ओड इलेक्ट्रॉन देखो हमने स्ट्रक्चर में दिखाया था, पहले CH2 वाले कार्बन के ऊपर था, वो बेंजीन रिंग वाले देखो इस कार्बन के ऊपर आ गया है, पोजीशन ही चेंज हुई है, सिर्फ क्या चेंज हुई है बोलो, आपके पोजीशन चेंज होगी आपके इलेक्ट्रॉन्स की रेजोनेंस प्रोसेस के दौरान। तो ये करेक्टरिस्टिक है आपके रेजोनेंस की। इसके बाद देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक इसकी क्या बन जाएगी, द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैविंग द सेपरेशन ऑफ चार्ज। अगर हम देखो ऐसी स्ट्रक्चर तो बेंजीन में बना नहीं सकते ना, क्योंकि इसके अंदर तो ऐसा होगा ही नहीं। तो अगर 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 हम ऐसी स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश भी करें तो इसमें सेपरेशन ऑफ चार्ज हो जाएगा। मींस आपके जो दो इलेक्ट्रॉन हमने किसी एक एटम की तरफ देखो ऐसे मूव कर दिए, तो एक कार्बन के एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज, दूसरे के ऊपर क्या आ गया बोलो, पॉजिटिव चार्ज। सो द स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैविंग द सेपरेशन ऑफ चार्ज आर लेस स्टेबल देन द स्ट्रक्चर हैविंग नो सेपरेशन ऑफ चार्ज। तो सेपरेशन ऑफ चार्ज वाली स्ट्रक्चर हमेशा कम स्टेबल होती है। जैसे अगर हम ये दिखा दें कोई और एग्जांपल देखो आपके सामने लेके, मान लीजिए हम ये लिख देते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH, जो हमने पहले वाले लेक्चर के अंदर भी आपको बताया था। इसके अंदर अगर हम इन दोनों पाई इलेक्ट्रॉन्स की देखो मूवमेंट इधर कर दे, क्यों, दीज टू डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट ऑल्टरनेटली, ऐसा क्यों, क्योंकि ये पीछे से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो अब ये जो रेजोनेंस प्रोसेस चली इसमें देखो शिफ्टिंग सिर्फ इलेक्ट्रॉन की हुई है, देखो CH2 ये डबल बॉन्ड आपके सिंगल हो गया,
ये जो सिंगल बॉन्ड था यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आने की वजह से यहाँ पे क्या बन गया, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड आने, ये बनने से, इलेक्ट्रॉन आने से ही तो ये जो कार्बन एटम इसकी वैलेंसी 5 हो गई थी, इसलिए तो ये इसको अपनी वैलेंसी 4 मेंटेन करनी थी, इसलिए पाई इलेक्ट्रॉन की फर्दर आगे देखो ऐसे शिफ्टिंग हुई थी। तो 2 इलेक्ट्रॉन देखो आगे फर्दर चले गए, खुद कार्बन का, एक नेक्स्ट वाले एडजेसेंट कार्बन का, तो इस कार्बन के ऊपर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, इसलिए नेगेटिव चार्ज। कई बार बच्चे ये कहते हैं सर एक इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज होता है उसका मतलब तो एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो आप 2 डॉट क्यों दिखाते हैं? क्योंकि ये बॉन्ड जब ब्रेक हुआ है यहाँ पे, तो देखो इस बॉन्ड के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये 2 इलेक्ट्रॉन किसके हैं? देखो ये आपके म्यूचुअल शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन है। एक तो इसी का CH2 वाला जो कार्बन, एक तो इसी का इलेक्ट्रॉन था, एक एडजेसेंट कार्बन का था। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इस CH2 वाले कार्बन ने अपनी तरफ लिए हैं, तो एक तो खुद का ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक ही तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया है, तो दिखाने में तो 2 डॉट दिखानी पड़ेंगी, एक खुद का इलेक्ट्रॉन, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, इसलिए 1 नेगेटिव चार्ज इस पे लगाया जाता है। पीछे वाले लास्ट जो कार्बन एटम है इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसके बॉन्ड के अंदर देखो जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसके तो एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, तो 1 पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये स्ट्रक्चर ऐसी बनी जिसमें सेपरेशन ऑफ चार्ज हो गया है पाई इलेक्ट्रॉन के बाद। तो हमने यही लिखा था, द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैविंग द सेपरेशन ऑफ चार्ज आर लेस स्टेबल। तो अगर सेपरेशन ऑफ चार्ज हो जाता है तो वो स्ट्रक्चर क्या हो जाती है, लेस स्टेबल हो जाती है, हैविंग द देन द स्ट्रक्चर हैविंग नो सेपरेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट देखते हैं इफेक्ट ऑफ द रेजोनेंस, कि रेजोनेंस का इफेक्ट क्या है। तो आप ध्यान से देखें कि मोर द नंबर ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जैसे हम पीछे भी बात कर रहे थे, मोर द डिस्पर्सल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, जैसे आपके ये जो आपकी मूवमेंट हुई है इलेक्ट्रॉन्स की, देखो यहाँ पे, तो उससे क्या होगा, एनर्जी देखो बाहर निकलेगी, एनर्जी बोलो क्या हो जाती है, बाहर रिलीज हो जाती है। तो more the resonating structure, more will be the energy released during the movement of these pi electron, and thus less, खुद की जो एनर्जी वो कम हो जाएगी, क्योंकि एनर्जी बाहर निकलेगी तो खुद की एनर्जी सिस्टम की क्या हो जाएगी, कम। एंड मोर विल बी द स्टेबिलिटी, क्योंकि जो स्टेबिलिटी होती है वो हमेशा एनर्जी के बोलो क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मींस एनर्जी इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बोलो क्या होती है, आपकी स्टेबिलिटी होती है। तो इस फैक्ट को आप हमेशा ही ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखें, रेजोनेंस एनर्जी किसे कहते हैं। तो जो ये एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग द मूवमेंट, ड्यूरिंग द डिलोकलाइजेशन ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स, तो उस रिलीज एनर्जी को ही हम कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी। सो द अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेजोनेंस इज कॉल्ड द रेजोनेंस एनर्जी। और जितनी ज्यादा एनर्जी बाहर निकल जाएगी, खुद की एनर्जी कम और स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो द डिफरेंस, अब देखो ये जो आपकी रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनी है यहाँ पे, और जो ये आपकी डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी है, इनकी जो एनर्जी के बीच का डिफरेंस है उसी को आप क्या कहते हैं, बोलो रेजोनेंस एनर्जी। अब हमने लिखा है डेफिनेशन में कि द डिफरेंस ऑफ एनर्जी इन बिटवीन द रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी एंड द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फिर आप कहेंगे सर मोस्ट स्टेबल का मतलब है, यहाँ पे तो जो दोनों स्ट्रक्चर बनी है बेंजीन के केस में दे आर इक्वली स्टेबल, तो किसी की भी एक एनर्जी को आप ले सकते हैं, तो उनके बीच का जो एनर्जी गैप है उसी को आप क्या कहेंगे, रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। लेकिन कुछ और स्ट्रक्चर भी तो बन सकती हैं बेंजीन रिंग के अंदर, वो देखो क्या बन सकती थी, वो ऐसा भी तो हो सकता था जो अभी हमने देखो पीछे बना के दिखाई थी आपको, कि जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे, देखो ये जो अभी हमने शो किया था, बोलो कैसे शो किया था हमने, देखो ऐसे आपको बताया था ना कि बेंजीन रिंग के अंदर मान लीजिए ये हमने दिखाया, ये इलेक्ट्रॉन एक ही कार्बन की तरफ देखो ऐसे शिफ्ट हो गए, तो जिस कार्बन की तरफ शिफ्ट हुए उसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव, इसके ऊपर कैसा आ गया, बोलो पॉजिटिव चार्ज बैक कार्बन एटम के ऊपर। तो ये भी तो एक स्ट्रक्चर है, लेकिन ये तो क्या है, ये तो लेस स्टेबल है एज कंपेयर टू द अदर स्ट्रक्चर, क्योंकि इनके अंदर कोई सेपरेशन ऑफ चार्ज नहीं है, सो दे आर मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है, बोलो दैट इज द लेस स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो हमें जो डिफरेंस देखना है वो किसके बीच देखना है, रेजोनेंस हाइब्रिड एंड द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मोस्ट स्टेबल तो यही है जिनके अंदर कोई भी आपका सेपरेशन ऑफ चार्ज नहीं है। या ऐसा भी तो देखो हम कर सकते थे बेंजीन रिंग के अंदर, जो एक साइंटिस्ट था देवार, जिसने ऐसा एक्सप्लेन किया था कि हम क्या करें कि जो बेंजीन रिंग है इसके अंदर एक पाई बॉन्ड को तो देखो फिक्स कर लेते हैं ऐसे, ठीक है, और जो बच गए 2 पाई बॉन्ड, देखो ये इनके अंदर हम क्या करेंगे कि जो देखो ये देखो ये वाला जो कार्बन है इसका एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, इधर वाले कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, देखो ऐसे हमने मान लीजिए दिखा दिया इक्वली, तो इन दोनों ने मिलकर अपना नया बॉन्ड बना लिया। तो देखो ये जो पिछला कार्बन था इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन देखो बच गया, देखो ये। तो अब ये क्या करे, इन्होंने देखो आपस में ऐसे बॉन्ड बना लिया, तो इसकी वजह से जो कंजुगेशन थी वो तो फिनिश होगी ना, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, वो तो बचा ही नहीं सिस्टम के अंदर। तो ये भी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, लेकिन ये एक लेस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। और ये जो ऐसी स्ट्रक्चर का जो आइडिया दिया था वो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था देवार, तो इसलिए इसको कहते हैं देवार स्ट्रक्चर। और ये कम स्टेबल होती है,
तो रेजोनेंस एनर्जी की जब हम डेफिनेशन लिखते हैं तो उसमें तो हमने किन के बीच का एनर्जी का गैप देखना है, द डिफरेंस ऑफ एनर्जी इन बिटवीन द रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर एंड द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। वो तो यही है ऊपर, जिनके अंदर कोई सेपरेशन ऑफ चार्ज नहीं था, जिसमें ऑल्टरनेटिवली डबल सिंगल बॉन्ड भी प्रेजेंट थे। तो ये थी सेंसिस की जो ये लाइन हमने लिखी थी कि द डिफरेंस ऑफ एनर्जी इन बिटवीन द रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर एंड द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। क्योंकि ये बची हुई जितनी भी और स्ट्रक्चर देखो जो हमने बना के दिखाई, ये सारी की सारी स्ट्रक्चर बोलो क्या है, दे ऑल आर लेस स्टेबल। जो दीवार स्ट्रक्चर जो बनी है बोलो ये भी आपकी क्या बनी है, ये भी आपकी बनी है लेस स्टेबल। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं कि इट इज टू बी नोटेड दैट मोर द वैल्यू ऑफ रेजोनेंस एनर्जी मोर विल बी द स्टेबिलिटी। वो तो हम बता ही चुके हैं आपको पहले कि जितनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी, रेजोनेंस एनर्जी कोई और नहीं, आप हमेशा ये माइंड में रखें, ये एक रिलीज्ड एनर्जी है, ये निकलने वाली एनर्जी है, जो एनर्जी निकलती है उसको हम रेजोनेंस एनर्जी कह रहे हैं। इट इज द रिलीज्ड एनर्जी, कि जितनी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलेगी उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी। क्योंकि बाहर एनर्जी जितनी ज्यादा निकलेगी, खुद की एनर्जी कम और स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट रेजोनेंस इफेक्ट और द मीजोमेरिक इफेक्ट। तो जो रेजोनेंस इफेक्ट है ये अभी हमने बता ही दिया कि ये इसके अंदर ये जो कंजुगेशन होती है वो कब चलती है, कि कोई भी डबल बॉन्ड, देखो ये डबल बॉन्ड, देखो ये हमने दिखा दिया, ये डबल बॉन्ड, इसको एज्यूम कर लिया, ये डबल बॉन्ड को, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड एज्यूम कर लिया। इट इज प्रेजेंट ऑल्टरनेटिवली विद एन ओड इलेक्ट्रॉन और ए लोन पेयर और ए नेगेटिव चार्ज और ए पॉजिटिव चार्ज और द पॉजिटिव चार्ज। तो आप उसे क्या कहते हैं कि उस कंपाउंड के अंदर कंजुगेशन है, मींस उसके अंदर रेजोनेंस प्रोसेस चलेगी। तो देखो डेफिनेशन क्या बनी कि रेजोनेंस इफेक्ट की द इफेक्ट इन विच ए ग्रुप प्रेजेंट ऑल्टरनेटिवली ऑन द कंजुगेटेड सिस्टम लाइक इन द बेंजीन रिंग will either decrease or increase the electron density on the conjugated system. In case of the benzene, it will, that particular effect will takes place at the ortho and the para position. तो ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर ये इफेक्ट चलता है। तो आप ऐसे इफेक्ट को कहते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट होता है जिसके दौरान जो ग्रुप बेंजीन रिंग के ऊपर लगा हुआ है वो क्या करता है, बेंजीन रिंग के ऊपर या तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है या बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा देता है। मींस या तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होंगे वो, या इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होंगे। अगर वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे तो सिर्फ दो ही पोजीशन को, जहां पे ये ग्रुप लगा हुआ होता है, देखो बेंजीन रिंग के ऊपर ये ग्रुप लगा होता है, इसको तो आप इप्सो कार्बन एटम कहते हैं। इसको कौन सा कार्बन एटम कहते हैं, इप्सो। से नेक्स्ट वाला जो कार्बन होती है दो पोजीशन, राइट ऑफ लेफ्ट दोनों साइड में ऑर्थो पोजीशन, नेक्स्ट टू कौन सी होती है, मेटा पोजीशन, और लास्ट वाली जो पोजीशन है वो क्या होती है, बोलो आपकी पैरा पोजीशन। तो जब भी रेजोनेंस इफेक्ट चलता है तो उसके दौरान जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होंगे, जो इलेक्ट्रॉन बढ़ाएंगे तो कहाँ पे बढ़ाएंगे, वो आपके ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर बढ़ाएंगे। और इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को छीनेंगे तो वो ऑर्थो पैरा के ऊपर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाएंगे। मींस पोजीशन सेम रहेंगी, अभी आप देख पाएंगे पोजीशन सेम रहेंगी, इफेक्ट उन्हीं पोजीशन के ऊपर चलता है। रेजोनेंस इफेक्ट कभी भी मेटा पोजीशन के ऊपर नहीं चलता। इट ऑलवेज टेक्स प्लेस एट इधर एट ऑर्थो और द पैरा पोजीशन। ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर ही चलता है, वो मेटा पोजीशन के ऊपर नहीं चलता है। क्लियर हो गया। तो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे हम दिखाते हैं, मान लीजिए ये जो, और इनकी जो पहचान आगे आप देख पाएंगे, बड़ी सिंपल सी पहचान होती है कि कौन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग का मतलब कौन इफेक्ट ऐसा होगा जो प्लस आर इफेक्ट वाला होगा, मीन जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा बेंजीन रिंग की तरफ। कौन ऐसा होगा जो माइनस आर इफेक्ट वाला ग्रुप होगा, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करेगा बेंजीन रिंग से। तो प्लस आर इफेक्ट वाले ग्रुप कौन से होते हैं, प्लस आर इफेक्ट वाले ग्रुप वो ग्रुप होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं। देखो कैसे हुआ, जैसे Cl हमने लिया तो इसने अपने जो लोन पेयर है देखो आगे डोनेट कर दिए बेंजीन रिंग की तरफ, और जब डोनेट किए बेंजीन रिंग की तरफ तो क्या हुआ, ये जो कार्बन इसके पहले से 4 बॉन्ड है तो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन देखो आगे हमें शिफ्ट करने पड़े। तो ऑर्थो पोजीशन के ऊपर जहाँ पे शिफ्ट हुए कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा ना। देखो ऑर्थो पोजीशन के ऊपर ये नेगेटिव चार्ज, तो ऑर्थो पोजीशन के ऊपर बोलो क्या आ जाएगा यहाँ पे, नेगेटिव चार्ज। वही हमने लिखा था कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पोजीशन के ऊपर क्या होती है, इंक्रीज, एंड साइमल्टेनियसली फर्दर मूवमेंट करेंगे तो पैरा पे इंक्रीज हो जाएगी। जो माइनस आर इफेक्ट वाला ग्रुप है, जैसे NO2 ग्रुप दिखा रखा है, क्योंकि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जब हमने यहाँ पे शिफ्ट करवाए नाइट्रोजन की तरफ तो क्या हुआ, दोनों इलेक्ट्रॉन ऊपर चले गए। तो ये जो कार्बन बच गया इसके ऊपर बोलो कैसा चार्ज आएगा यहाँ पे, अब इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, मींस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग से डिक्रीज हो गई। तो जो माइनस आर इफेक्ट वाले ग्रुप होंगे, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग जो ग्रुप होंगे वो क्या करेंगे, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज, और प्लस आर इफेक्ट वाले ग्रुप क्या करेंगे, वो बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेंगे, वो इंक्रीज करेंगे। तो ये था हमारा रेजोनेंस इफेक्ट के द इफेक्ट इन विच ए ग्रुप प्रेजेंट, ए ग्रुप
प्रेजेंट ऑन द बेंजीन रिंग और ऑन एनी ऑफ द अनदर कंजुगेटेड सिस्टम, या कंजुगेटेड सिस्टम के ऊपर हो, हमने बेंजीन रिंग तो एक कंजुगेटेड सिस्टम है उसको हमने ले रखा है, तो वो क्या करेगा, विल इधर इंक्रीज और डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स द कंजुगेटेड सिस्टम, मींस टुवर्ड्स द बेंजीन रिंग। तो वो डिपेंड करता है उनके नेचर के ऊपर। देखो सिंपल पहचान अब बताते हैं क्या है। प्लस आर इफेक्ट वाले ग्रुप की सिंपल पहचान क्या है, कोई भी ग्रुप जो बेंजीन रिंग से अटैच है या कंजुगेटेड सिस्टम से अटैच है, उस ग्रुप के अंदर अगर आपको सिंगल बॉन्ड दिखाई दे, क्या दिखाई दे, सिंगल बॉन्ड, देखो जैसे CH3, इसके अंदर भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे भी, या लोन पेयर दिखाई दे, तो सिर्फ सिंगल बॉन्ड दिखाई दे या लोन पेयर दिखाई दे, सिंगल बॉन्ड दिखाई दे या लोन पेयर दिखाई दे, तो वो क्या होगा, तो वो होगा आपका, बोलो क्या, प्लस आर इफेक्ट वाले ग्रुप। और कोई भी ग्रुप जो बेंजीन रिंग के ऊपर अटैच है या कंजुगेटेड सिस्टम से अटैच है, उस ग्रुप के अंदर या तो आपको पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे, जैसे NO2 में पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा है, या उस ग्रुप के अंदर आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे, ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे, वो सारे के सारे आपके माइनस आर इफेक्ट वाले ग्रुप होंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर वो शो करेंगे। तो ये था रेजोनेंस इफेक्ट, इसकी डेफिनेशन। अब रेजोनेंस इफेक्ट जो है इसकी फर्दर हम टाइप देखेंगे। ये दो टाइप का हो सकता है, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे, या तो वो होगा प्लस आर इफेक्ट, या क्या होगा वो माइनस आर इफेक्ट। तो देखो अब सबसे पहले हम आपको ये माइनस आर इफेक्ट के बारे में जैसे बता रहे थे, तो आप देखिए ध्यान से, तो ये हमारा बेंजीन रिंग जो एक कंजुगेटेड सिस्टम है, इसके ऊपर NO2 ग्रुप लगाया, तो नाइट्रोजन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये बेंजीन के दोनों पाई इलेक्ट्रॉन देखो हमने ये आगे शिफ्ट होते हुए देखो यहाँ पे दिखा दिए। तो बेंजीन वाले कार्बन पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज, तो ये ऑर्थो पोजिशन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है। कैसी पोजिशन है बोलो, ये ऑर्थो पोजिशन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। फर्दर आपके ये कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसको फिर इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो देखो ये जो डबल बॉन्ड है आगे, ये अल्टरनेटिवली प्रेजेंट है देखो पॉजिटिव चार्ज से, तो ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन की फर्दर शिफ्टिंग हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो बोलो ये कैसी पोजीशन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये यहाँ पे पैरा पोजीशन है। तो अभी जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, जब कभी भी आपके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होती है, क्योंकि ये जो ग्रुप लगा हुआ है ये माइनस आर इफेक्ट वाला ग्रुप है, क्योंकि बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बोलो क्या कर रहा है, ये डिक्रीज। पहचान क्या थी कि कोई भी ऐसा ग्रुप जिसमें डबल बॉन्ड दिखाई दे या पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे, तो वो आपके माइनस आर इफेक्ट वाला ग्रुप होता है। तो इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर दिया है, कंजुगेटेड जो हमारा सिस्टम है, जो बेंजीन रिंग है, उसके ऊपर से क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर दिया। और पार्टिकुलरली बेंजीन रिंग की हम यहाँ पे बात करें तो कहां से डिक्रीज की, वो कौन सी पोजीशन थी, वो थी ऑर्थो और द पैरा पोजीशन। अगर हम देखें प्लस आर इफेक्ट वाला ग्रुप, जैसे यहाँ पे ये अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को देखो जब दे रहा है, जैसे अगर हम यहाँ पे दिखाएं कि ये लोन पेयर अब कैसे देगा, तो ये देगा, तो देखो कैसे देगा, क्योंकि डबल बॉन्ड से ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट है। तो लोन पेयर अगर आगे हम शिफ्ट करते हैं यहाँ पे, तो ये जो कार्बन है देखो, ये कार्बन बेंजीन रिंग वाला कार्बन जिसे Cl अटैच, जिसके पहले से देखो 4 ही बॉन्ड थे, देखो 1 2 3 4, तो ये 5 बॉन्ड नहीं बनाना चाहिए। लेकिन जब लोन पेयर आ ही गए, तो अब ये क्या करे, तो ये जो वीक बॉन्ड है वही ब्रेक होगा। वीक बॉन्ड कौन होता है बोलो, पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन देखो आगे हमने फर्दर शिफ्ट करके देते हुए दिखाए, तो ऑर्थो पोजीशन के ऊपर देखो नेगेटिव चार्ज आ गया। तो कौन सी पोजीशन पे आया है बोलो, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ऑर्थो के ऊपर। तो वही हम कह रहे थे, प्लस आर इफेक्ट वाले जो ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं, कहाँ पे इंक्रीज करते हैं, ऑर्थो के ऊपर। फर्दर आप देखें जो ये नेगेटिव चार्ज है ऑल्टरनेटिवली किससे प्रेजेंट है, देखो डबल बॉन्ड के साथ ऑल्टरनेटिवली पोजीशन के ऊपर है। अगर जो ये नेगेटिव चार्ज होता है, इसका मतलब हम पहले भी बता चुके, इसका मतलब होता है ये दो इलेक्ट्रॉन कौन से, देखो ये जो दो डॉट से हमने दिखाए थे, एक इस कार्बन का खुद का था, एक एडजेसेंट कार्बन एटम का था। तो अगर हम इन को दोबारा आगे फर्दर शिफ्ट करते हैं, तो देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया देखो ये। और ऐसा करेंगे तो ये जो कार्बन है देखो, जिधर हम ये पाई इलेक्ट्रॉन पहले शिफ्ट किए, इसके तो देखो पहले से 4 बॉन्ड होते हैं, 1 2 3 4, अब ये पहले से याद करके चलते हैं, तो 5 हो जाएंगे इन दो इलेक्ट्रॉन के, देखो यहाँ से आने से 5 हो जाएंगे इस कार्बन के, जिसके ऊपर H हमने दिखाया है। तो ये क्या करे, 4 कैसे करे, दोबारा से अपने पाई इलेक्ट्रॉन को फर्दर आगे शिफ्ट करेगा। पाई इलेक्ट्रॉन फर्दर शिफ्ट होते हैं, तो अब की बार देखो जो ये नेगेटिव चार्ज आया, ये बोलो कौन सी पोजीशन के ऊपर आ गया, ये है यहाँ पे पैरा पोजीशन जिसपे नेगेटिव चार्ज आ गया। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे इंक्रीज हुई है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी अब की बार पैरा पोजीशन के ऊपर। तो जो आपने क्या देखा, जो प्लस आर इफेक्ट वाले जो ग्रुप होते हैं वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं, और जो माइनस आर इफेक्ट वाला ग्रुप था जैसे NO2 ग्रुप, वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करता है, वो डिक्रीज करता है। तो आपके दो टाइप के इफेक्ट होते हैं, एक माइनस आर इफेक्ट और दूसरा प्लस आर। तो प्लस माइनस आर इफेक्ट वाले ग्रुप कौन से होते हैं, द इफेक्ट जिसके अंदर होता क्या है, इन विच ए ग्रुप प्रेजेंट ऑन द बेंजीन रिंग और ऑन ए कंजुगेटेड सिस्टम क्या करता है, डिक्रीजेस, क्या करता है बोलो, वो डिक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द कंजुगेटेड सिस्टम। जो कंजुगेटेड सिस्टम यहाँ पे बेंजीन, उसके ऊपर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करेगा। लेकिन बेंजीन की बात करें तो कहां से डिक्रीज किया, फ्रॉम द ऑर्थो एंड द पैरा पोजीशन इन द बेंजीन रिंग, सो इट इज कॉल्ड द माइनस आर इफेक्ट। अगर प्लस आर इफेक्ट की बात करें तो ये कौन था, द इफेक्ट इन विच ए ग्रुप प्रेजेंट ऑन द कंजुगेटेड सिस्टम लाइक द बेंजीन रिंग विल क्या करेगा बोलो,
विल इंक्रीज, क्या कर देगा बोलो, वो यहाँ पे इंक्रीज कर देगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, will increase the electron density on the conjugated system, और इंक्रीज बेंजीन रिंग के केस में बोलो कहाँ पे कर रहा है, एट द ऑर्थो एंड द पैरा पोजीशन। तो आपने देखा तो कोई इफेक्ट है ना, माइनस आर और प्लस आर वो सेम जगह पे चलता है, ऑर्थो पैरा पे ही चलता है। माइनस आर इफेक्ट वाला ग्रुप है तो ऑर्थो पैरा के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, वहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, मेटा के ऊपर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज नहीं हुई। प्लस आर इफेक्ट देखें तो ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज्यादा इंक्रीज हो गई है, मेटा के ऊपर उतनी ज्यादा इंक्रीज नहीं हुई है, सबसे ज्यादा किस पे हुई, ऑर्थो पैरा के ऊपर। क्लियर हो गया आपके? तो देखो अगर हम इसी बात को देखें, अगर अब जो हम बात करें कि ये बेंजीन रिंग कैसी रिएक्शन दिखाता है, हमारे अगले पॉइंट के अंदर आएगा बेंजीन रिंग कैसी रिएक्शन दिखाता है, क्योंकि जो बेंजीन रिंग होते हैं ना, इन बेंजीन रिंग के ऊपर हमेशा ही हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। बेंजीन रिंग के ऊपर क्या होती है, हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो इसलिए बेंजीन रिंग के ऊपर कौन अटैक करेगा, मान लीजिए हमारे पास कोई रिएजेंट है, अगर हम कहते हैं जैसे हम लास्ट लेक्चर में हमने बताया था HCl है, तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है मान लीजिए, तो जो पॉजिटिव चीजें होती हैं इन्हें हम हमेशा इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, ई पॉजिटिव इन्हें हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, जो नेगेटिव चीजें होती हैं उन्हें न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। तो आप हमें ये बताएं, बेंजीन रिंग के ऊपर हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक कौन करेगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, जहां पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, उस पर अटैक कौन करेगा, कोई पॉजिटिव चीज। इट मींस बेंजीन रिंग के ऊपर जब भी कोई अटैक करता है तो वो कौन करता है, वो हमेशा कोई ना कोई इलेक्ट्रोफाइल ही करता है। बोलो कौन करता है, कोई ना कोई इलेक्ट्रोफाइल करता है। बेंजीन हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन दिखाता है, इस पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, लेकिन तब जब वो प्योर बेंजीन रिंग था, इलेक्ट्रोफाइल कहीं पे भी अटैक कर सकता था प्योर बेंजीन रिंग के ऊपर। तो अगर प्योर बेंजीन रिंग होता तो बोलो कहाँ पे अटैक करता है ये इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इसके ऊपर तो यूनिफॉर्म पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती, तो ये ऑल पोजिशन आर सेम। बेंजीन के अंदर तो कभी कोई ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन होती नहीं ना, बिकॉज ऑल पोजीशन आर सेम, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर ऑल द 6 कार्बन एटम। लेकिन जब बेंजीन रिंग के ऊपर कोई ग्रुप लगा देते हैं, चाहे वो माइनस आर वाला लगाएं चाहे प्लस आर वाला लगाएं, तो बेंजीन रिंग के 6 के 6 कार्बन एटम के ऊपर इक्वली जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। जैसे माइनस आर इफेक्ट ग्रुप लगाते हैं तो उसने क्या किया था, उसने ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को देखो डिक्रीज कर दिया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां से कम हो गई है, वहां पे पॉजिटिव चार्ज आ गया ऑर्थोपैरा पे, तो वो कौन सी जगह जहां पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है, वो बच गई मेटा पोजीशन। इसलिए अगर प्लस माइनस आर इफेक्ट वाला ग्रुप अगर लगा हुआ हो बेंजीन के ऊपर, तो अगर हम कोई इलेक्ट्रोफाइल आता है रिएक्शन करने के लिए इस कंपाउंड में, फॉर एग्जांपल नाइट्रोबेंजीन है, तो कहां पे करेगा अटैक, वो करेगा इस पोजीशन के ऊपर जहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज नहीं हुई। बोलो ये कौन सी पोजीशन है, ये है मेटा पोजीशन। लास्ट वाली पोजीशन बोलो कैसी थी, ये थी यहाँ पे पैरा पोजीशन। तो जो बेंजीन रिंग के ऊपर कोई माइनस आर इफेक्ट वाला ग्रुप हो और उस कंपाउंड के अंदर हमें इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाना हो, तो बोलो वो कहां पे करेगा अटैक, तो ये माइनस आर वाला जो NO2 ग्रुप है ना, ये कहेगा आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को कि भाई इलेक्ट्रोफाइल आप ऑर्थो पैरा पोजीशन पे ना जाएं, वहां पे मैंने इलेक्ट्रो डेंसिटी को डिक्रीज कर दिया है, आप मेटा पोजीशन के ऊपर जाएं, आप वहां पे अटैक करें। मींस जो माइनस आर इफेक्ट वाले ग्रुप हैं ये डायरेक्ट्स करते हैं, डायरेक्शन देते हैं इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को, दे डायरेक्ट्स द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल टुवर्ड्स द मेटा पोजीशन। इसलिए इन सारे माइनस आर इफेक्ट वाले ग्रुपों को मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप भी कहते हैं। इन सभी को हम क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप बिकॉज दे डायरेक्ट्स द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल टुवर्ड्स द मेटा पोजीशन। अगर हम प्लस आर इफेक्ट ग्रुप वालों की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो क्या होगा, जो प्लस आर आर वाले जो ग्रुप हैं उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कहां पे इंक्रीज कर दिया, ऑर्थोपैरा पे। तो इट मींस आपके जो माइनस आर इफेक्ट वाला ग्रुप था वहां पे तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि पोजीशन ही एक है वहां पे। तो जब बेंजीन रिंग के ऊपर कोई माइनस आर इफेक्ट वाला ग्रुप अटैच होता है तो उस वक्त हमारे पास कितने प्रोडक्ट बनने होते हैं, सिर्फ एक मेटा प्रोडक्ट, इस मेटा पे अटैक किया इलेक्ट्रोफाइल ने। लेकिन जब प्लस आर इफेक्ट वाला कोई ग्रुप लगा हुआ होता है जैसे, तो वो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो जगह पे इंक्रीज कर दी, ऑर्थो पे पैरा पे, तो वो क्या कहेगा इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को, भाई इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल या तो आप जब आ रहे हैं तो आप कहाँ पे अटैक करें, या तो आप अटैक करें ऑर्थो पोजीशन के ऊपर क्योंकि मैंने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां पे इंक्रीज कर दी, या पैरा पोजीशन के ऊपर अटैक करें क्योंकि मैंने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे इंक्रीज की है, बोलो पैरा पोजीशन के ऊपर अटैक की है। तो अब हमारे पास दो प्रोडक्ट बनते हैं। जब बेंजीन रिंग के ऊपर कोई प्लस आर इफेक्ट वाला ग्रुप लगा दें और उसके अंदर हम रिएक्शन करवाएं, एक ऐसी रिएक्शन जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन हो, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करें, तो हम दो प्रोडक्ट बनाएंगे। एक बार इलेक्ट्रोफाइल को अटैच होता दिखाएंगे ऑर्थो पोजीशन के ऊपर एक प्रोडक्ट, एक बार अटैच होता दिखाएंगे पैरा पोजीशन के ऊपर तो दूसरा प्रोडक्ट। तो आपके दो प्रोडक्ट बन जाते हैं। तो ये था आपका माइनस आर और प्लस आर इफेक्ट के बारे में बातें। अब हम इनको देखते हैं। देखो, तो माइनस आर इफेक्ट और प्लस आर इफेक्ट ग्रुप की जो
पहचान मैंने सिंपल सी देखो क्या बताई थी कि कोई भी ऐसा ग्रुप जिसके ऊपर क्या बेंजीन रिंग के ऊपर यानी कंजुगेटेड सिस्टम के ऊपर ये ग्रुप लगा हुआ है, उस ग्रुप के अंदर या तो आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे या पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे। तो जितने भी हमने देखो ग्रुप लगा रखे हैं यहाँ पे, चाहे CHO ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, इसमें भी आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है। NO2 ग्रुप, इसमें भी देखो डबल बॉन्ड विद पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, इसमें भी देखो डबल बॉन्ड दिख रहा है। इधर सल्फोनिक एसिड ग्रुप, इसमें भी। तो ये सारे के सारे जो ग्रुप हैं, ये सारे के सारे माइनस आर इफेक्ट वाले ग्रुप हैं। दे विल डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द बेंजीन रिंग। तो ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बोलो क्या करेंगे, ये आपके डिक्रीज कर देते हैं ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर से। प्लस आर इफेक्ट वाले ग्रुप कौन होते हैं? वो ग्रुप होते हैं जिनके अंदर सिर्फ सिंगल बॉन्ड दिखाई दे या लोन पेयर दिखाई दे। तो आपके कोई भी ऐसा ग्रुप जिसके अंदर आपके सिंगल बॉन्ड दिखने चाहिए, देखो CH3 सिंगल बॉन्ड है, NH2 सिर्फ सिंगल बॉन्ड है और लोन पेयर भी है, तो सिंगल बॉन्ड दिखाई दे या सिंगल बॉन्ड के साथ लोन पेयर दिखाई दे तो सारे प्लस आर इफेक्ट वाले ग्रुप होंगे। मींस वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे टुवर्ड्स द कंजुगेटेड सिस्टम, और बेंजीन के केस में टुवर्ड्स द बेंजीनिंग। और वो पोजीशन कौन सी होती है हमने बताया था, ऑर्थो और पैरा के ऊपर इंक्रीज करेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। और माइनस आर इफेक्ट वाले कहां से डिक्रीज करेंगे? ऑर्थो और पैरा से डिक्रीज करते हैं, मींस पोजीशन सेम रहती है। तो हमने क्या लिखा 10 के माइनस आर इफेक्ट वाले ग्रुप कौन होते हैं? द ग्रुप्स इन विच द सेंट्रल एटम ऑफ द ग्रुप प्रेजेंट ऑन द कंजुगेटेड सिस्टम मस्ट हैव पॉजिटिव चार्ज और द मल्टीपल बॉन्ड। और यहाँ पे कौन होगा? दे हैव द सिंगल बॉन्ड और द नेगेटिव चार्ज और द लोन पेयर उनके ऊपर होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, ये इनके एग्जांपल हमने लिख दिए नीचे, आपको शो कर ही दिया हमने। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि माइनस आर इफेक्ट वाले ग्रुप करते क्या है। अभी हमने पहले ही आपको बता दिया, माइनस आर इफेक्ट ग्रुप्स क्या करते हैं? दे डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द कंजुगेटेड सिस्टम। इन केस ऑफ द बेंजीन दे डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। और प्लस आर वाले क्या करते हैं? दे इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट द ऑर्थो एंड द पैरा पोजीशन। जैसे ये चीज हम आपको पहले ही बता चुके हैं। और ये फिर उसके बाद होगा क्या, देखो इलेक्ट्रोफाइल की बात आती है। सो द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी मोर एट मेटा पोजीशन। माइनस आर इफेक्ट वाला ग्रुप लगा हुआ हो, जैसे NO2 ग्रुप लगा हुआ है, तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को तो कहां से डिक्रीज कर दिया? ऑर्थो पैरा के ऊपर से डिक्रीज कर ही दिया है। ऑर्थो और देखो ये पैरा, ऑर्थो के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, पैरा पे आ गया, यहाँ पे तो डिक्रीज कर दिया। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे ज्यादा बची? जहां से डिक्रीज नहीं किया, वो है मेटा पोजीशन। सो द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी मोर एट मेटा पोजीशन व्हेन द माइनस आर इफेक्ट ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन द बेंजीन रिंग एंड thus they direct the incoming electrophile for attack towards the meta position। इसलिए जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ पे अटैक करेगा? विल अटैक एट द मेटा पोजीशन। वो मेटा पोजीशन के ऊपर ही अटैक करेगा। देखो यहाँ पे ये रही मेटा पोजीशन, इसके ऊपर करेगा ये अटैक, ऑर्थो और पैरा के ऊपर अटैक नहीं करेगा, क्योंकि ऑर्थो पैरा पे तो पॉजिटिव चार्ज आ गया है। और जो प्लस आर इफेक्ट वाले ग्रुप में क्या हुआ था? ऑर्थो पैरा के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई थी, तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ पे अटैक करेगा? वो अटैक करेगा, बोलो कहाँ पे? या तो वो अटैक करेगा आपकी ऑर्थो पोजीशन के ऊपर, या अटैक करेगा बोलो आपकी पैरा पोजीशन के ऊपर। तो प्लस आर इफेक्ट वाले जो ग्रुप हैं वो डायरेक्ट क्या करेंगे इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को? ऑर्थो पैरा की तरफ। इसीलिए जो माइनस आर इफेक्ट वाले ग्रुप होते हैं इनको मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कहते हैं, बिकॉज द माइनस आर इफेक्ट ग्रुप्स डायरेक्ट्स द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल टुवर्ड्स द मेटा पोजीशन। और जो प्लस आर इफेक्ट वाले ग्रुप होते हैं उन्हें ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कहते हैं। वो लोग क्या कहते हैं इन्हें? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, बिकॉज दे डायरेक्ट्स द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल टुवर्ड्स द ऑर्थो पैरा पोजीशन। तो ये हमने नेक्स्ट पॉइंट देखा आपके माइनस आर और प्लस आर इफेक्ट ग्रुप्स के बारे में। अब हम देखेंगे रेजोनेंस इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट के बीच में डिफरेंस क्या था। इंडक्टिव रेजोनेंस इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट जो हमने पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था। तो रेजोनेंस जो इफेक्ट है इसके अंदर कंजुगेटेड सिस्टम का होना जरूरी है। इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर ये तो सभी कंपाउंडों में चलता है इंडक्टिव इफेक्ट, क्योंकि वहां पे सिग्मा बॉन्ड की इन्वॉल्वमेंट होती थी, वहां पे कोई डबल बॉन्ड कंजुगेटेड सिस्टम की जरूरत नहीं होती। जैसे आपके इन एग्जांपल्स में दिख रहा है कि कंजुगेटेड सिस्टम का होना जरूरी है। यहाँ पे जो हमने दिखाया प्लस आर OH ग्रुप लगा दिया, आपके प्लस आर जो CH3 ग्रुप हमने लगा दिया, तो एंड सो ऑन। तो इंडक्टिव इफेक्ट चलाने के लिए तो क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट तो हर जगह ही चलेगा, देखो वो किसी भी कंपाउंड में चल सकता है। आपके जहाँ पे ये प्लस आर माइनस आर चलेंगे वहां पे भी देखो, जहाँ पे ये प्लस आर इफेक्ट चल रहा है, जैसे मान लीजिए आपके OH लगा दिया, तो हमने पहचान बताई थी ना प्लस आई माइनस आई की, कि कोई भी ग्रुप जिसके अंदर कार्बन दिखे, हाइड्रोजन दिखे और सिंगल बॉन्ड दिखे, वो सारे के सारे प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप होते हैं। और वो सारे ग्रुप जिसके अंदर इनको छोड़ के बचे हुए सारे ग्रुप क्या होते हैं बोलो? माइनस आई वाले होते हैं। तो ये इनकी आइडेंटिफिकेशन थी, जैसे हमने आज आपको प्लस आर और माइनस आर के आइडेंटिफिकेशन के बारे में भी बताया, उनके ग्रुप्स के बारे में। तो ये OH बोलो कैसा इफेक्ट है इसका? है तो प्लस आर क्यों? क्योंकि प्लस आर की पहचान क्या थी? कोई भी ग्रुप जिसमें सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर दिखे। यहाँ पे एटम नहीं देखने होते, हमने क्या देखना होता है? कोई भी ग्रुप जिसमें सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर दिखे, तो प्लस आर है, तो ये प्लस आर इफेक्ट चलेगा।
और माइनस आई क्यों है, क्योंकि प्लस आई वाले तो कौन थे, वो ऐसे ग्रुप जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे तो ओ आ गया, तो माइनस आई इफेक्ट है। तो सिग्मा बॉन्ड के देखो जो इलेक्ट्रॉन है, इनको देखो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, तो माइनस आई इफेक्ट तो इस कंपाउंड के अंदर भी चलेगा ही। क्लियर हो गया। तो वो जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो तो हर कंपाउंड के अंदर चलता है, और जो रेजोनेंस इफेक्ट है वो कंजुगेटेड सिस्टम्स के अंदर चलता है। नेक्स्ट पॉइंट, आपके रेजोनेंस जो इफेक्ट है इसके अंदर किसकी डीलोकेलाइजेशन होती है, जो हमने पहले बताया था, उसमें आपके पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स की, या टू बी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि जो हमने पीछे डिस्कस कर चुके हैं। और इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट बोलो किसकी होती है, आपके इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर, इसके अंदर होते हैं सिग्मा बॉन्ड के, देखो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं हमने यहाँ पे दिखाया, जैसे यहाँ पे फिनोल के केस में भी दिखाया, ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, इनकी डिस्प्लेसमेंट होगी। उसके बाद रेजोनेंस इफेक्ट के दौरान क्या होता है, इट इन्वॉल्व द कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। देखो जब रेजोनेंस इफेक्ट चलता है, देखो हम दिखाएं जैसे इसमें ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन देखो हमने कंप्लीट शिफ्ट कर दिए यहाँ पे, और ये पाई बॉन्ड के ये लोन पेयर, और इस कार्बन के देखो पहले से 4 बॉन्ड है, 1 2 3 4, तो वीक बॉन्ड कौन सा है, पाई बॉन्ड, तो वीक बॉन्ड आगे फर्दर डिस्पर्स हो गया, फर्दर उसकी डिलोकेलेशन हो गई, तो कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो इट में लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ पॉजिटिव और द नेगेटिव चार्ज। तो कार्बन के दोनों लोन पेयर आगे चले गए तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और बेंजीन रिंग वाले कार्बन के ऊपर बोलो क्या आ जाएगा, यहाँ पे अब नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो may leads to the creation of the complete positive or the negative charge on the atoms, और वहां पे स्लाइट पॉजिटिव और स्लाइट नेगेटिव चार्ज आना होता है जब आपके इंडक्टिव इफेक्ट चलता है, जैसे हमने यहाँ पे इन डायग्राम्स के अंदर शो कर रखा है। उसके बाद जो इसका इफेक्ट है पूरे सिस्टम के अंदर बिल्कुल यानी लगभग सेम रहता है, विद देखो ये एक्सेप्शंस तो चलेंगी ही, जैसे बेंजीन रिंग के अंदर केटी इंक्रीजेस, जो प्लस आर इफेक्ट वाले ग्रुप है, दे इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन देन द मेटा पोजीशन, क्योंकि ऑर्थो पैरा के ऊपर ही चलता है, वो तो बात है ही। लेकिन क्या है, इसका असर पूरे सिस्टम के ऊपर चला, एक एंड से दूसरे एंड के ऊपर आपका इसका सिस्टम चलता है। तो इसका जो ऑलमोस्ट रिमेन सेम हम यहाँ पे लिखेंगे, बिल्कुल सेम तो नहीं रहा, क्योंकि ऑर्थो के पैरा के ऊपर ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी है, मेटा के ऊपर कम, तो इट इफेक्ट ऑलमोस्ट रिमेन सेम एज कंपेयर टू द, देखो इंडक्टिव इफेक्ट बता रहे हैं, जबकि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है उसका जो इफेक्ट है ना वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता है। बात हम कंटिन्यूअसली की बता रहे थे कि एक एंड के ऊपर जहां पे देखो आर या एक्स ग्रुप देखो जो हमने लगा रखे हैं, इसके साथ वाला जो कार्बन एटम है उसके ऊपर इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा, क्योंकि देखो माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप जैसे एक्स लगा दिया तो इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखो जो छीनी है, तो इस कार्बन के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आया, अब ये अगले से जब छीनेगा तो उसके ऊपर स्लाइट स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो क्योंकि वो कम सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ये विड्रा कर पाएगा, और इस तरह से इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज होता चला जाता है। मीन्स अगर हम OH ग्रुप की बात करें यहाँ पे, तो OH ग्रुप जो अपना इंडक्टिव इफेक्ट दिखाएगा ऑर्थो पोजीशन के ऊपर सबसे ज्यादा दिखाएगा, मेटा के ऊपर और कम दिखाएगा, और पैरा के ऊपर सबसे कम दिखाएगा। तो जो अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें तो ये सबसे ज्यादा कहां पे चलेगा इस केस के अंदर, ऑर्थो ग्रेटर देन मेटा ग्रेटर देन पैरा, ऐसे चलता है। आगे बात समझ में, ये बात हमने बताई इंडक्टिव इफेक्ट की। और अगर हम रेजोनेंस इफेक्ट की बात करें तो ये कहां पे चलता है, इट टेक्स प्लेस मोर एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन देन द मेटा पोजीशन, क्योंकि हमने पीछे जो डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के भी आपको बता दिया था। तो इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस के साथ कम होता है, मींस OH ग्रुप का जो इफेक्ट होगा माइनस आई वो किसके ऊपर पड़ेगा, ऑर्थो के ऊपर ज्यादा, देन मेटा, देन पैरा। और रेजोनेंस क्योंकि वो माइनस प्लस आर इफेक्ट से उसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पे ज्यादा बढ़ाई, तो ऑर्थो पैरा पे ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू द मेटा वन। क्लियर हो गया, इस पॉइंट का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट पॉइंट, जो रेजोनेंस इफेक्ट होता है ना ये हमेशा ही स्ट्रॉन्गर होता है, क्योंकि इसके अंदर देखो हमें इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट देखो आप कहां पे ज्यादा होगी। देखो जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन होते हैं ये हमने पहले ही आपको डिस्कस किया था, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्गली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन, इनकी डिस्पर्सल इनकी मूवमेंट इजीली नहीं होती है, जबकि लोन पेयर तो मोस्ट फ्री इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन है, तो रेजोनेंस इफेक्ट के दौरान लोन पेयर की इन्वॉल्वमेंट हो रही है, पाई इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है, क्योंकि वो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है तो उनकी मूवमेंट इजीली होगी, तो जिसमें डिस्पर्सल जल्दी हो इलेक्ट्रॉन का इधर से उधर, तो वही आपका एक स्ट्रॉन्गर इफेक्ट होता है। तो किसमें डिस्पर्सल ज्यादा होगा, किसमें मूवमेंट ज्यादा होगी, आपके रेजोनेंस इफेक्ट में, तो इट इज ए स्ट्रॉन्गर इफेक्ट देन द इंडक्टिव इफेक्ट। तो resonance effect is stronger because it involves the movement of the loosely bound pi or the lone pair electrons, और inductive effect is a weaker effect because it involves the displacement of strongly bound sigma electrons। तो ये इनके बीच आपने डिफरेंस देखे। थैंक यू।